डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे विषय रसायन विज्ञान कक्षा 11 के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तथा रसायन विज्ञान कृषि का चैप्टर रासायनिक संयोग के नियम की, यानी कक्षा 11 की साइंस में ये एक टॉपिक है और कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान में ये पूरा एक चैप्टर है। तो दोनों क्लासों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी रासायनिक यौगिक जिस नियम के आधार पर आपस में संयोग करते हैं उन्हें हम रासायनिक संयोग के नियम कह सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला नियम है हमारा, वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नियम दिया था लेवाशिये ने। देखिए, इस नियम के अनुसार जब द्रव्य के भौतिक अवस्था और रासायनिक इस नियम के अनुसार जब द्रव्य में भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन होता है तो निकाय की कुल मात्रा में कोई मापने योग्य परिवर्तन नहीं होता। इस नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है यदि इस प्रक्रम में इसकी भौतिक अथवा रासायनिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहाँ पर द्रव्य न तो उत्पन्न होगा और न ही नष्ट होगा, लेकिन उसकी रासायनिक जो अवस्था है उसमें अवश्य परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, यदि आपने देखी हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जब हम देखते हैं तो अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे आपके पास सपोज कीजिए कोई अभिक्रिया है H2 + Cl2, तो यहां जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा 2HCl, यानी इनका जो द्रव्यमान है अभिकारकों का, अभिकारक कौन होते हैं? रिएक्टेंट, जो क्रिया करते हैं, और उत्पाद का जो अभिमान है वो क्या है? प्रोडक्ट, यानी अभिक्रिया के बाद में जो पदार्थ बनता है। अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे यहाँ प्रयोग लिया गया है कि गोल पैंदी के एक सुदृढ़ फ्लास्क में थोड़ी रेत लेकर अच्छी तरह यदि हम उसे सुखा लें, अब इस रेत की तह पर सूखे फास्फोरस का एक टुकड़ा रख दें और इसे तोल लें, तो जिस स्थान पर फास्फोरस रखा है उसे धीरे धीरे इतना गर्म करें कि फास्फोरस जलने लगे, तब फास्फोरस जलकर अदृश्य हो जाए तो फ्लास्क को ठंडा करके फिर से तोलते हैं, तो हम देखेंगे कि भार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जो इस नियम को सिद्ध करता है। यानी जो सूखा हुआ रेत और जलने से पहले जो फास्फोरस का द्रव्यमान था, जलने के बाद भी उस पात्र का द्रव्यमान लगभग वही है, जो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। दूसरा नियम है हमारे पास स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात, देखिए प्राउड ने इस नियम को दिया था। इस नियम के अनुसार रासायनिक यौगिक सदा निश्चित तत्वों से मिलकर बना होता है और भार की दृष्टि से उन तत्वों का अनुपात सदा एक सा रहता है। स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि कोई भी तत्व है, ठीक है, वो किसी भी रीति से किसी भी स्थान पर क्यों न बनाया गया हो, उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। जैसे शुद्ध जल, चाहे वो कुएं से लिया गया हो, समुद्र से लिया गया हो, झील से लिया गया हो, किसी अन्य देश से लिया गया हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भार की दृष्टि से सदैव 1:8 में ही उपस्थित होंगे, यानी कि
यदि आप जल की बात करें तो जल होता है आपका H2O। इसमें हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? हाइड्रोजन यहाँ 2 दिखाई दे रही है और ऑक्सीजन कितनी दिखाई दे रही है? 16। ठीक है, और जब इसको सरल अनुपात में बदलेंगे तो 1:8, यानी कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना रह जाएगा? 1:8। चलिए अब एक और उदाहरण है यहाँ पर दिया गया है। किसी प्रकार साधारण नमक चाहे समुद्र जल को उड़ाकर बनाया जाए अथवा सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट पर HCl की क्रिया से प्राप्त किया जाए अथवा सेना नमक से प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित सोडियम और क्लोरीन तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव 23 पॉइंट साधारण नमक, ये 35.5 होता है इसका अनुपात जो है, यहाँ इन्होंने गलत लिख दिया, ये मिसप्रिंट हो गया है। इसका अनुपात हमेशा 35.5 ही रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ सोडियम कितना 23, मतलब ये जो अनुपात है 23:35.5 ही रहेगा सदा। सोडियम कितना होता है 23 NaCl, तो सोडियम 23, क्लोरीन का परमाणु कितना है 35.5। तो ये भार हमेशा निश्चित है, चाहे नमक को आपने किसी भी विधि से क्यों न प्राप्त किया हो। ठीक है, अब हमारे पास है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात, देखिए यह नियम डाल्टन द्वारा सन 1803 में दिया गया। इस नियम के अनुसार, अब ध्यान से समझने की बात है, यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 तत्व हैं और वो एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, ठीक है, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। यानी कि आपके पास 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वो आपस में मिलकर 2 से अधिक तत्व बना रहे हैं। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हैं। 2 तत्व हो गए अलग अलग। तो ये कह रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी आपस में संयुक्त होंगे तो उनमें जो संयुक्त होने की जो प्रक्रिया है वो छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होगी। यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन या 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, और यहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम, 16 दूनी 32, जस्ट डबल, एक सरल अनुपात हो गया यहाँ पे, एक सरल अनुपात यहाँ पर हो गया, उससे क्रिया करके 34 ग्राम H2O2 बना रहा है। तो ये किसका नियम है? गुणित अनुपात का नियम है। एक बार फिर से यहाँ आप समझ लीजिए, इन पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, जहाँ यहाँ एक्सप्लेन हो रही है। अब हम अगले नियम की बात करते हैं कि तुल्य अनुपात का नियम अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तुल्य अनुपात का नियम महत्वपूर्ण नियम है, थोड़ा सा परिभाषा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लगभग ऐसा ही है जैसा आपका गुणित अनुपात का नियम था, उससे थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन है। इसमें कह रहे हैं 2 तत्व ए व बी की उन मात्राओं जो तीसरे तत्व सी की समान मात्रा के साथ क्रिया करती हैं। यानी 2 तत्व ए व बी की उन मात्राओं जो तीसरे तत्व सी की समान मात्राओं के साथ क्रिया करती हैं में एक सरल गुणित अनुपात होता है अथवा पूर्णांकों का अनुपात होता है। कितने तत्व थे? 2, ए और बी की उन मात्राओं जो कि तीसरे तत्व सी के साथ क्रिया कर रही हैं में हमेशा एक सरल अनुपात होता है। जैसे सपोज कीजिए ये नाइट्रोजन ए, ऑक्सीजन बी और हाइड्रोजन सी, यानी यहाँ जो ये नाइट्रोजन है
और ऑक्सीजन है, एक तीसरे तत्व C के साथ क्रिया कर रहे हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक तीसरे तत्व C यानी H के साथ क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो किस अनुपात में कर रहे हैं? NH3 और H2O, यानी कि नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है और ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है। इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन तो बना रहा है NH3 और हाइड्रोजन बना रहा है H2O। और यदि ये हाइड्रोजन, मतलब यहाँ ये जो अनुपात आपको दिखाई दे रहा है ना तीसरे तत्व के साथ, कि ये, एक मिनट, ये पेन आपका, ये नाइट्रोजन हो गया, कहाँ हो गया, ये रहा, ये नाइट्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया C। ठीक है, तो आपके पास जो नाइट्रोजन है A तथा ऑक्सीजन B जो है ये C से क्रिया कर रहे हैं। नाइट्रोजन भी कर रहा है और ऑक्सीजन भी कर रहा है, एक सरल अनुपात में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दशमलव में क्रिया हो रही हो। ठीक है, NH3 और H2O का निर्माण हो रहा है, यानी एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो एक सरल अनुपात है। इसे व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी कहते हैं। अब हमारे पास है गैल्यूसैक का गैसीय आयतन का नियम। गैल्यूसैक का गैसीय आयतन का नियम, देखिए यह नियम गैल्यूसैक द्वारा सन 1808 में दिया गया। उन्होंने पाया कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस संयुक्त होती है या बनती है तो उसके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसें समान ताप और दाब पर हों। गैल्यूसैक का गैसीय आयतन का नियम, इसने कहा, इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर गैस के जो आयतन क्रिया करेंगे वो भी सरल अनुपात में होंगे। यानी ताप दाब यदि समान हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जो क्रिया करेंगे वो भी सरल अनुपात में करेंगे। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 100 ml, ऑक्सीजन के 50 ml 100 ml बना रहे हैं, तो यदि यह अनुपात देखें हम तो कितना बैठेगा? ठीक है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आयतन जो आपस में संयुक्त अर्थात 100 ml और 50 ml हैं, आपस में सरल अनुपात 2:1 में होते हैं। यही किसका नियम है? गैल्यूसैक का नियम है। एवोगैड्रो संकल्पना। एवोगैड्रो संकल्पना, देखिए डाल्टन तथा गैल्यूसैक की अवधारणा के आधार पर बर्जीलियस ने निष्कर्ष दिया कि ताप व दाब की समान परिस्थितियों में गैस के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या भी समान होनी चाहिए। ताप और दाब की समान परिस्थितियों में गैस के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या भी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। किंतु यह अवधारणा डाल्टन के परमाणुवाद के विपरीत थी। माना एक अभिक्रिया निम्नलिखित है। अब यहाँ अभिक्रिया कौन सी है? ये है H2Cl2 = 2HCl, अर्थात पुराने परमाणुवाद के अनुसार एक परमाणु H2 एक परमाणु Cl2 से क्रिया करके 2 संयुक्त परमाणु HCl देता है। अतः हाफ H2 परमाणु और हाफ Cl2 परमाणु आपस में क्रिया करके एक संयुक्त HCl देते हैं। किंतु डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। वास्तव में बर्जीलियस की परिकल्पना ने वैज्ञानिक का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि परमाणु तथा संयुक्त परमाणु, जिसे अब अणु कहा जाता है, के मध्य विभेद होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। यानी इस समय तक अणु की कोई भी खोज नहीं हुई थी। तो एवोगैड्रो का तो सीधा सीधा सिद्धांत ये था कि ताप और दाब की समान परिस्थितियों में गैस के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या भी समान होनी चाहिए। यदि आयतन समान है तो गैस के अणुओं की संख्या भी समान होनी चाहिए। और इस प्रकार आज की ये स्लाइड समाप्त होती है। धन्यवाद।